मार्क्स का मंथ मतलब अगर मैं सोचूं मेरा जब 1 अप्रैल होगा मैंने क्या स्ट्रैटेजीज रखी होंगी तो मतलब एक तो ये इस टाइम पर इतना प्रेशर रहता है, आपको हर चीज़ पर डाउट होने लगता है। मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या मेरे इतने ही आएंगे नीट में, मुझे ये याद नहीं आ रहा, अगर जब भी नहीं आया तो मतलब आप हर चीज़ में थोड़ा नेगेटिव जोन में थोड़े जाने लगते हो। इस टाइम पे ऐसा लगता है। रिव्यू जब कर लो तो रिव्यू नोटबुक बनाते हैं हम लोग। हाँ, मिस्टेक नोटबुक। हाँ, मिस्टेक नोटबुक, तो उसको भी फिर साथ साथ में रिवाइज करना होता है रिव्यू नोटबुक को। फिर उससे जो आपको टॉपिक लगे कि हाँ इस टॉपिक के क्वेश्चन हो नहीं पा रहे हैं, फिर आप उस टॉपिक में यू कैन गो बैक और उसको फिर आप पढ़ सकते हो। तो इंस्टेड कि आप पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ रहे हैं, जस्ट गो टू द टॉपिक जो नहीं हो पा रहे हैं उनका रिव्यू करें। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो ना, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। मॉक टेस्ट तो इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन फिर आपकी आपको प्रिपरेशन। रियलिटी चेक नीट में जाके ही मिलेगा। हाँ वही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये रहता है कि जो ये लोग नीट में पेपर्स बनाते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर से ही आता है। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ ये तो सब किया हुआ है जब आप नीट करने जाओगे। अभी के टाइम पे नया टॉपिक पढ़ना कैसा रहेगा 1 महीना से? मतलब आई डोंट सजेस्ट नया टॉपिक पढ़ना इस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं। 11th-12th में इतनी कोई अच्छी गाइडेंस थी नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था, बहुत लोग बोलते थे कि एक साल ड्रॉप कर लेना हो जाएगा। तो 11th-12th में ऐसा कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी। मैंने एक्चुअली बीच में छोड़ दी थी प्रिपरेशन, तो 1.5 years मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की थी। आई टुक एडमिशन दूसरे एक फिजियोथेरेपी में मैंने ले लिया था। मम्मा पापा को बताया, पूरा 1 साल कर ली उसकी क्लासेस, लेकिन कभी ना दिल ही नहीं लगा वहाँ पर। तो देन मम्मा पापा को बताया कि नहीं ही लग रहा है दिल। ये वाला मतलब जो पॉइंट जो ये वाला एक लाइफ में वो था, इसमें था कि पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। उन्होंने मतलब डाउट नहीं किया। तो हेलो, कैसे हो नीट स्पॉट के वासियों भाई लोग। आज का एपिसोड होने वाला है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं 2 ऐसी बहनें जिन्होंने नीट क्रैक तो किया है, बट भाई उनकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। क्योंकि कई बार हमने सुना है जो सेम एज के सिबलिंग्स होते हैं वो लड़ने में ज़्यादा टाइम बिताते हैं बजाय पढ़ाई के। तो इन लोगों ने उस चीज़ को कैसे काउंटर किया, किस तरीके से दिल्ली में रहते हुए अपनी पढ़ाई को किया, प्लस पूरी पढ़ाई ऑनलाइन करी है भाई, ऑफलाइन कुछ नहीं है। ऐसे कैसे, मतलब ऑनलाइन तैयारी से मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है क्या? एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाता है क्या? तो आज ये सारी बातें जानेंगे, प्लस ये जानेंगे इन दोनों बहनों ने ये कारनामा कैसे किया। आगे आने वाले एपिसोड्स में इनके फादर से भी मिलेंगे, इनकी मदर से भी मिलेंगे, वहाँ भी हम लोग काफ़ी सारी बातें करेंगे। बट आज इन लोगों से जानते हैं कि क्या वो पॉइंट्स हैं जिनके कारण जो है वो इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला, प्लस किस तरह से इन लोगों ने इतना एक्सेल किया कि नीट के एग्ज़ाम को पूरा फोड़ के रख दिया। और चलिए स्वागत करते हैं फातिमा और हादिया। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कैसे हो आप दोनों? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी दोनों ही बहनें मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो, दोनों बुलंदशहर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एक दूसरे के एकदम कंपटीशन बने हुए हो। कैसे स्टार्ट हुई यार तुम लोगों की जर्नी? मतलब कब सोचा तुम दोनों ने कि एक डॉक्टर बना जाए यार? तो सोचा तो बचपन से ही था कि एक डॉक्टर ही बनना है, इतना नोबल प्रोफेशन है, और मतलब इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं कि मतलब हमेशा से ये ड्रीम रहा है कि डॉक्टर बनना है, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है। और उसके बाद 11th-12th में इतनी कोई अच्छी गाइडेंस थी नहीं, मतलब ऐसा लगा था, बहुत लोग बोलते थे कि एक साल ड्रॉप कर लेना हो जाएगा। तो 11th-12th में ऐसा कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी, तो उसके बाद ड्रॉप्स लिए थे जिसमें हुआ था सिलेक्शन। तो आपने कब करी थी 12th? मैंने की थी 2020 में। इट टुक मी 3 years। मैंने एक्चुअली बीच में छोड़ दी थी प्रिपरेशन, तो 1.5 years मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की थी। आई टुक एडमिशन दूसरे एक फिजियोथेरेपी में मैंने ले लिया था। मैंने जी एक्चुअली मैंने एक 2020 में आई कंप्लीटेड माई 12th क्लास। उसके बाद 1 साल ड्रॉप किया, नीट की प्रिपरेशन की, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया। आई गॉट ओनली क्योंकि कुछ और आ गया था, कोविड कहते हैं उसे। कोविड, हाँ एग्जैक्टली, कोविड में बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो उस वे में पढ़ना कोई इतना प्रॉपर गाइडेंस नहीं था उस टाइम पर। सही। तब ये बोलते थे ना 11th-12th कर लो, अभी पहले उस पर फोकस कर लो, वो तो नीट तो हो ही जाएगा, बाद में कर लेना उसके। उस टाइम पर आपने कब किया था? मैंने 22 में 12th की थी, बट 11th-12th में मैंने प्रिपरेशन की थी क्योंकि आप ही को देख के था कि हाँ करना है। बट देन ड्रॉप लेने के बाद ही वो प्रॉपर गाइडेंस तभी मिला था कि हाँ मतलब उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने ये बोल दिया था कि 11th-12th में 12th बोर्ड्स पर ज़्यादा फोकस रखो, नीट में तो एक ड्रॉप करोगे हो जाएगा। तो आई थिंक वो बहुत ही मिसलीडिंग था, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग था। और मतलब उस ट्रैप में तो फंसना ही नहीं चाहिए।
कि मतलब 12th बोर्ड्स पे ध्यान दो, नीट, मतलब वो तो पैरेलली चल सकते हैं और चलाने चाहिए। मतलब मैं तो कहूँगी 11th में अच्छे से प्रिपरेशन करो, 2 इयर्स दो उसके लिए, क्योंकि 2 इयर्स तो लग ही जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, आप बाद से स्टार्ट करो या पहले से, जैसे भी करना है। तो उस वाले जो ड्रॉप के बाद अटेम्प्ट दिया उसमें नहीं आ पाया अनफॉर्चुनेटली। फिर ये हुआ कि मतलब ये भी नहीं था कि और ड्रॉप ले सकते हैं, ऐसा मतलब सोचा ही नहीं था। तो आई टुक एडमिशन इन फिजियोथेरेपी, उसमें आ गया था। कहाँ पे था ये फिजियोथेरेपी? जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी इस्लामिया। में, जी, उसके एंट्रेंस में आ गया था। तो फिर वहीं ले लिया एडमिशन। तो वो 21 में नीट दिया था, 21 में, एंड देन 21 में ही सिलेक्शन वहाँ बीपीटी में कर लिया था, एडमिशन ले लिया था। एंड देन उसके बाद वहाँ पर वो नहीं हुआ, मतलब सेटिस्फैक्शन दिल नहीं नहीं मिला, लगा वहाँ क्योंकि पे। जब आप कुछ एक बचपन से आप सोचते हो कि आपको मतलब डॉक्टर बनना है, उस वाले प्रोफेशन में जाना है, एमबीबीएस करना है, तो कहीं ना वो आपका सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं आपको, आप कहीं भी चले जाओ। तो देन आई मतलब सोचा, मम्मा पापा को बताया, पूरा 1 साल कर ली उसकी क्लासेस, लेकिन कभी ना दिल ही नहीं लगा वहाँ पर। तो देन मम्मा पापा को बताया कि नहीं लग रहा दिल, नहीं करना ही नहीं है ये। तो मतलब आई थिंक ये वाला मतलब जो पॉइंट, जो ये वाला एक लाइफ में वो था, इसमें था कि पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, उन्होंने मतलब डाउट नहीं किया। तो वो चीज़ें कॉन्फिडेंस को रीगेन करने के लिए बहुत हेल्प की उस चीज़ ने। फिर वहाँ से एडमिशन कैंसिल करवाया, मतलब ये बहुत ही एक मुश्किल स्टेप था यार कि लिटरली एडमिशन मुश्किल है, काफी मुश्किल है। या और सबसे मतलब उसकी बात की पेरेंटल सपोर्ट बहुत था। हम्म। कभी उन्होंने मतलब एक सेकंड के लिए डाउट नहीं किया कि क्यों एडमिशन कैंसिल करवा रहे हो, दे वर वेरी हम्म। कॉन्फिडेंट, और मतलब पूरा भरोसा था, फेथ था, बिलीव था। तो देन वहाँ से एडमिशन कैंसिल करवाया, देन 1 साल और प्रिपरेशन की, देन उस अटेम्प्ट में हो गया फॉर्चुनेटली। उस अटेम्प्ट में फॉर्चुनेटली 2023 में आपने किया था। यस। सही सही सही। आपकी क्या स्टोरी है, थोड़ा बताएं। तो स्मूथ जर्नी थी मेरी, तो मतलब हम्म। इतना कुछ वो नहीं था कि मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया था, क्योंकि मुझे था कि नहीं यही करना है। तो मैंने कोई और एंट्रेंस भी इस वजह से दिया नहीं था, मैंने नीट ही दिया था। तो फिर ये रहा कि हो गया। ग्रेट ग्रेट यार, ग्रेट। मतलब शी वाज योर हाँ, core motivation। यस यस। सही सही सही। तो अगर उन्होंने कर लिया तो फिर मैं भी हाँ, कर एक लूँगा। पाथ क्लियर हो जाता एक है path कि clear हाँ हो जाता अगर है। कर सकती है बहन तो मैं भी कर सकती हूँ। सही तो सही उस चीज़ से सही बहुत सही। motivation। तो आप लोगों ने फिर अपनी जर्नी को शुरू कैसे कैसे किया? मतलब आपने तो पूरा ऑनलाइन किया। जी, मैंने पूरा ऑनलाइन ही किया था। जब उसका फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन लिया था फॉर लेक्चर्स, उसके नोट्स बनाए थे प्रॉपर्ली, उसका किया था। एंड नीट प्रेप का टारगेट बैच उसमें एनरोल किया था। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो पूरी उसी से की थी, टारगेट बैच से। उसके फीचर्स जो हैं वो सब यूज़ किए थे, सर्च एंड रीजनिंग वाला फीचर है उसमें, एंड देन डिफ़िकल्टी फ़िल्टर्स हैं, डीपीपी जनरेटर्स हैं, वो सब पूरे अच्छे से यूज़ किए थे। और लेक्चर्स तो पीडब्ल्यू से हो गए थे, टेस्ट सीरीज़ वगैरह वो तो रिगरस वो दिया ही था। मुझे एक बात बताओ यार, ऑनलाइन पूरी की पूरी प्रिपरेशन करना, एक तो ऑब्वियसली बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, प्लस आप 1 साल कॉलेज में रह के आए हो। 1 साल कॉलेज में जाना मतलब कि सारे रेस्ट्रिक्शंस तो हट ही जाते हैं, सारे रेस्ट्रिक्शंस हट जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, कोई मतलब आपको देख रेख करने के लिए, मतलब देख रेख करने की बात नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप फ़ोन पे कितनी देर रह रहे हैं, कितनी देर नहीं रह रहे हैं, उस पे आपको खुद देखना है। और उसके बाद आपको कोई कुछ ज़्यादा बोलेगा नहीं कि अब एक लड़की अब जो है वो कॉलेज में आ गई है, थोड़ा कम रेस्ट्रिक्शंस करते हैं। उसके बाद एक ऑनलाइन मोड से पढ़ाई करना, ऑनलाइन मोड पे, वो भी आप फोन पे करते थे, लैपटॉप पे करते थे लेक्चर्स? लैपटॉप पे, चलो ये एक पॉजिटिव साइन है। बट स्टिल यार बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं उस टाइम पे। तो कैसे मतलब कि उस पूरे सिनेरियो में आपको वो हुआ? प्लस वहाँ की फैकल्टीज से भी कोई हेल्प थी नहीं, इस मामले में? नहीं था वहाँ से, अच्छा। तो ऐसे इतना नहीं रहा। तो अपनी सेल्फ स्टडी थी उनकी, तो ऑनलाइन कोविड था, उनकी तो ऑनलाइन क्लासेस ही होती थी, तो ऐसे 1 to 1 तो उनसे किसी टीचर से कोई कनेक्शन नहीं रहा है ऐसे। ओके। बाकी स्विच करना बहुत डिफिकल्ट रहा है वापस से, मतलब आपको उस वाले जोन में आना कि प्रिपरेशन वाले जोन में प्रिपरेशन आना। फेज, मतलब बहुत ही एक काइंड ऑफ बहुत ही आपको एक डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन तो बहुत चाहिए उसमें, जो मुझे लगता है। तो डिफिकल्ट तो कहीं ना कहीं बहुत रहा है उस। और 1 साल आपने पूरी फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करी है, उसमें वो भी नहीं करा है? नहीं कि आपने नीट की तैयारी करी हो? नहीं, नीट की प्रिपरेशन नहीं की थी। बायोलॉजी से फिर भी थोड़ा कनेक्टेड होता है इंसान? थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री तो पूरा भूल चुका होगा पूरा इंसान। भूल चुके थे, तो वो काइंड ऑफ फ्रेश स्टार्ट था, पूरा नए सिरे से आपको करना था पूरा स्टार्ट जी। तो वहाँ एक तो डिस्ट्रैक्शंस का सबसे बड़ा था, मतलब कि कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वहाँ से एडमिशन कैंसिल करा दिया था। हाँ। तो देयर वाज नो गोइंग बैक। You burned all your boats। हाँ, सही है। जो अब करना है अब यही करना है, तो
मतलब कुछ कोई रास्ता नहीं था दूसरा, तो बस फिर तो उसी खतरनाक। में ही लग गया था, उसमें ही लगना था, उसी में ही करना था। फिर ये था कि पेरेंट्स डिस्ट्रैक्शंस वगैरह किया था कि पेरेंट्स ने बहुत ही इस चीज़ में सपोर्ट रहा है कि हम कहीं ऐसे कुछ जाना वाना नहीं होता था, कोई सोशल फैमिली फंक्शंस में हमारा बिल्कुल बंद ही हो गया था जाना ऑलमोस्ट। और बाकी अलग रूम था, एवरीथिंग, मतलब ठीक है, वो डेजिग्नेटेड जगह दे दी थी हमें कि आप यहीं पढ़ो। और तो ये सब रहा है, बट हाँ डिसिप्लिन तो आपको बहुत चाहिए, पेशेंस एंड डिसिप्लिन तो आई थिंक कि बहुत आपके अंदर भरा होना चाहिए टू टू क्रैक नीट। तो ये तो नाइस 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 नाइस। आते हैं आप पे फातिमा। शनिब। शनिब, शनिब फातिमा नाम है इनका, मैं बार बार शनिब नाम भूल जाता हूँ। हाँ, इट्स ओके। तो मैंने 11th-12th में कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था फॉर ऑफलाइन क्लासेस, बट फिर कोविड आ गया तो वो पूरा ऑनलाइन हो गया। तब इतनी आदत भी नहीं थी इसे ऑनलाइन पढ़ने की, तो तब तो मतलब पढ़ाने की भी नहीं रही होगी। हाँ, पढ़ाने की तो पता नहीं, बट पढ़ने की तो बिल्कुल नहीं था, मुझे आदत है। नहीं पता था कैसे ऑनलाइन पढ़ा हाँ। जाता है। तो वो 11th-12th तो पूरा फिगर आउट करने में ही निकल गया कि ऑनलाइन स्टडीज़ का। फिर उसके बाद वही सेम PW मैंने लिया था, उससे मैंने लेक्चर्स लिए, नोट्स बनाए, फिर 1 साल पूरा ये सब किया। फिर नीट प्रेप लिया था, उसके क्वेश्चन बैंक सब उसी से पूरा प्रैक्टिस किया था। तो फिर मैंने ऑफलाइन एक LN की टेस्ट सीरीज़ भी ली थी, वो जाके मैं दे देती थी, तो उसी से मेनली मेरा प्रिपरेशन रहा था। तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आप दोनों ने ना नीट प्रेप से तैयारी करी है, वैसे एक और कोचिंग है वहाँ से भी आप लोगों ने ऑनलाइन के बैचेस तो लिए ही लिए हैं। अब मुझे ये बताओ, आज के टाइम पे अगर कोई बच्चा अपने आप को कंट्रोल कर सके, प्लस डिस्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन अभी हमने शायद एड्रेस किया नहीं है, अभी हम उस पर भी आएंगे। एक बच्चा अगर करना चाहता है, जैसे क्योंकि PW का और नीट प्रेप का अगर आप कोर्स पूरा दोनों के कंप्लीट कोर्सेज ले भी लेते हो तो भी आपका 20,000 तक का ही मार्जिन बचता है, वो 2 साल की तैयारी जो है आपकी 20,000 में हो जाएगी, इतना आपका वो रहता है। तो क्या ये वैल्यू फॉर मनी चीज़ें हैं आज के टाइम पे कि आपको अगर आप डिस्ट्रैक्शन से लड़ सकते हो तो ये आपको नीट क्रैक करवा देंगे? डेफिनेटली अगर आप ऑनलाइन फोकस कर पा रहे हो तो इट्स बेस्ट। ऑफलाइन जाके तो आपका 1 घंटा आने में जाने में बहुत टाइम जाता आप है, उस टाइम को सेव कर तो सकते हो और मतलब उसको कहीं तो और फिर ये होता है आके थक जाते हैं, रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, फिर आप ऑफलाइन जा रहे हो तो ऑनलाइन में ये चीज़ बहुत एक बड़ा फैक्टर रहता है कि आप आराम से अपने घर के कंफर्ट में आप आराम से पढ़ाई कर पा रहे हो। तो इफ़ यू आर एबल टू फोकस देन, बट फिर भी ये है कि हाँ फोकस लूज़ हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि सोशल मीडिया रहता है सामने, तो सोशल मीडिया बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, तो उस चीज़ से आपको अपने आप को कट ऑफ करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम तो हम लोगों ने तो ये किया था, स्मार्टफोन को साइड में रख के छोटा वाला कीपैड फोन लिया था। अरे बेस्ट काम किया यार। 800 रुपीज वाला फोन, हाँ। वो ले लिया था, क्योंकि मतलब ये था कि आना है जाना है या घर पे अकेले, तो कॉन्टैक्ट के लिए तो आपको चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए तो फोन चाहिए, बट वो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वाला वो खत्म कर दिया था। तो वही छोटा वाला फोन था, डब्बा वाला फोन, डब्बे वाला वो रखा था, स्मार्टफोन को रख दिया था साइड में। तो आई थिंक वो, पर ये कि ठीक है अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, वो करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट मुझे लगता था कि चलो थोड़ा सा रहता ही है, क्योंकि मतलब आप उस कॉलेज वाले फेस में होते हो, ऑब्वियसली आप इंस्टाग्राम वगैरह पे होते हो, फिर उस चीज़ से एकदम तो वही कहीं ना कहीं आपके पास फ़ोन में होगा ना इंस्टाग्राम, तो आप चलाओगे ही उसको एक बार आपको तो मुझे शक्ति लगा पता कि चल जाए मेरे सोशल लिए, मीडिया मुझे की। लगा मतलब अपने लिए सबको पता होता है कि क्या उसके लिए काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे इसको ही अलग रखना पड़ेगा, स्मार्टफोन को, तो वो रख दिया था अलग, मैंने छोटा वाला फ़ोन ले लिया था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपके साथ भी सेम नहीं, मैंने कीपैड फ़ोन इतने टाइम यूज़ नहीं किया, मैंने कुछ टाइम के लिए किया था, बट फिर मुझे वो इतना कन्वीनियंट नहीं लगा, मैंने फिर अपना ही स्विच टू स्मार्टफोन ओनली। तो फिर डिस्ट्रैक्शन कैसे? डिस्ट्रैक्शन बस वही अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर रखे थे, फिर ओह नाइस। हाँ सब अकाउंट सब डीएक्टिवेटेड थे मेरे मेजॉरिटी टाइम के लिए। नाइस नाइस। तो ये रहा था। एक सवाल यार मैं तुम दोनों से पूछना चाहूँगा, नीट की प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम तक बैठना पड़ता है, ठीक है, काफ़ी टाइम तक बैठे थोड़ा हेल्थ पे असर पड़ता है, ठीक है, माइंड पे भी, बट फिजिकल हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। कपिल सर हमेशा ये कहते हैं जो भी नीट के बच्चे हैं, जो भी या फिर जो भी प्रिपरेशन मोड में बच्चे हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। तो तुम लोग क्या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते थे एक दूसरे से लड़ने के अलावा? नहीं, मतलब ऐसा था कि बैठना बहुत ही लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते थे, ऑब्वियसली 12 to 14 आवर्स के, तो आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट एज वेल, मेरा बहुत ही वेट बढ़ गया था, तो कम हो गया है। तो बट ये था कि वीक में तो एक आध बार बैडमिंटन खेल लिया या कहीं चले गए तो थोड़ा वॉक, मैं वॉक करने में से वॉक कर लेती थी फॉर 15 मिनट्स आफ्टर डिनर, ब्रिस्क वॉकिंग। हाँ ब्रिस्क वॉकिंग वो तो रहता था, बट ये कि एंड के टाइम पे आप जब 1-2 महीना बचा है तो आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते उस टाइम को भी करना, तो फिर वो भी छोड़ दिया था।
तो थोड़ा इम्पोर्टेंट तो है फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना। तो बहुत इम्पोर्टेंट। आप वॉक कर सकते हो आफ्टर डिनर, थोड़ा रिफ्रेश हो सकते हो उससे, बैडमिंटन या कोई भी स्पोर्ट्स में जिसमें आपको इंटरेस्ट है जो आपको थोड़ा रिजुविनेट करे आपको, सही। तो करना चाहिए मेरे ख्याल से। सही बात, सही बात, सही बात, सही बात। तो आपका भी सेम हाँ, ऐसा ये, खेल थोड़ा बहुत खेल हो जाता था? हाँ, ये छोटी बहन भी थी तो मेरा तो उसके साथ भी हो जाता था खेलना। तो वैसे मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी और लाइक काफ़ी टाइम के लिए, तो उसमें आने जाने में भी काफ़ी वॉक हो जाती थी, तो थोड़ा उससे माइंड फ्रेश हो जाता था। अच्छा, खेल से एक चीज याद आई, नीट 2024 का रिजल्ट, सॉरी। इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। बहुत ज्यादा Scam हार्ट था। ब्रेकिंग था। अभी तो हम हंस सकते हैं उस पे, बट यार उस टाइम एट तो दैट टाइम हाँ, वी ऑल वर क्राइंग। हाँ, आई वाज क्राइंग। हाँ, वो बहुत इट वाज अ ट्रॉमा। मतलब ये था दिल्ली कॉलेज, मेरे जो स्कोर रैंक थी मैंने पूरा लिस्ट बनाई हुई थी कि हाँ ये दिल्ली कॉलेजेस मुझे मिल सकते हैं। क्या क्या आपने बनाया था? मुझे बीएमएमसी का था, लेडी हार्डिंग अरे का था। भाई साहब। हाँ, अगर जो मेरा स्कोर था उस पर अगर वही रैंक रहती जो लास्ट ईयर रही थी तो मुझे बीएमएमसी मिल जाता। सही बात। हाँ, और मुझे लेडी हार्डिंग भी मिल जाता क्योंकि उसकी तो 5000 के अराउंड रैंक जाती है, तो वो भी था क्या मुझे। रैंक था आपका? मेरा अब तो मेरा 10,500 रैंक थी। इट वॉज वेरी ठीक है। पेनफुल। 673 मार्क्स। हाँ, तो फिर वहाँ से सोचा नहीं एकदम था। दिल्ली के कॉलेज से एकदम आप यूपी कॉलेज पे आ रहे हो तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। बट फिर ये था कि हाँ करना ही है सबका, और भी बुरा बुरा हुआ है बच्चों के साथ जिनका लाइक आते आते सिलेक्शन फिर एकदम खत्म हो गया, तो वो बहुत उन बच्चों पे बहुत ट्रॉमा गया था। तो फिर ये था कि एटलीस्ट मिल रहा है। तो अब यार दोनों मेरे को एक बात बताओ, पहले हद आपसे जान लेते हैं कि क्वेश्चंस फिर प्रैक्टिस जब आपने करने शुरू किए, फर्स्ट अटेम्प्ट तक तो शायद बच्चों को ये पता भी नहीं होता कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। कब रियलाइजेशन होता है जाके कि यार क्वेश्चंस भी लगाने होते हैं, प्रैक्टिस भी करनी होती है, सिर्फ थ्योरी पढ़ के काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ के काम नहीं चलेगा? जी, वो तो मतलब आपका एक टेस्ट होता है, आपको जब भी पता चल जाता है कि नहीं होगा भाई, क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, आपको अपने वीकनेस ही नहीं पता चलेंगे कि आप किस में लैग कर रहे हो, सही तो बात। आप कैसे ही मतलब आगे करोगे। आप पढ़ते जा रहे हो, आपको अपना असेसमेंट ही नहीं मिल रहा है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो उसके लिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो करना ही करना है। फिजिक्स में और थ्योरी मतलब हम सोचते हैं कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो, तो वो भी काम नहीं करेगा। आपको थ्योरी के भी करने, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आपको क्या क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो, क्या क्या आपको याद है, तो वो तो है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मेन चीज़ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उससे मेन आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेंगे। मतलब जैसे बायो में कहते हैं ना कि रीडिंग करो, रीडिंग लगाओ एनसीईआरटी की, तो रीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी करते रहो अच्छे से, लेकिन उसके साथ साथ असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो सब करके ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाते हैं, तो वो अपने आप फिर याद भी हो जाते हैं। तो लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। उसके मतलब ये रहता है कि जो ये लोग नीट वाले पेपर्स बनाते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर से ही आता है। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ ये तो सब किया हुआ है जब आप नीट करने जाओगे, तो अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से करके जा रहे हो। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि सो कॉल्ड जो 4th फ्लोर पे चाय वाले लोग हैं वो मेहनत नहीं करते क्वेश्चन पेपर बनाने में? नहीं एक्चुअली काइंड ऑफ इट्स ट्रू। वही सवाल आते रहते हैं, दोबारा रिपीट होते हैं, मतलब बट हाँ ठीक है, कर रहे हैं मेहनत, तो अब उनकी मेहनत का नहीं पता। सही बात, सही बात, सही बात। कई बार इधर उधर के पेपर भी आ जाते हैं। हाँ, थोड़ा कौन से सा बैंक का स्टेटमेंट और कौन से बैंक का पेपर आ जा रहा है आजकल थोड़ा मतलब पैटर्न चेंज हो रहा है, सेशन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड हाँ, Statement based काफी बहुत- आ रहा है। काफी ज्यादा आ तो रहे हैं। उसके लिए तो जैसे नीट प्रेप में वो अलग से उनका हम्म। रहता है, तो आप उसके में सिलेक्ट कर सकते हो सेशन रीजनिंग। तो मैंने वहाँ से पूरे किए थे सेशन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, तो और उसमें डिफिकल्टी लेवल भी सिलेक्ट कर सकते हो, फिल्टर। हाँ। तो वो तो मैंने पूरा यूज किया था, उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया था। बढ़िया। सारे सेशन रीजनिंग वहीं से किए थे, क्योंकि सेशन रीजनिंग को ना करने का आपको और कहीं से मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से कर सकती हूँ, कोई सोर्स था कोई सोर्स ही नहीं। नहीं था उसका सेशन रीजनिंग का, ऐसा देखा जाए। ओके। फिर जब उसमें मतलब नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म पर आया तो उससे तो बहुत ही हेल्प मिली है सेशन मैं तो reasoning यार की क्वेश्चन वजह जब से। शेड्यूल करता हूँ बहुत सारे सेशन रीजनिंग के मिल जाते हैं। अब तो सही बात, सही बात, सही बात, सही बात। क्योंकि जब वो पैटर्न में न्यू आया था ना सेशन रीजनिंग, तो आपको नहीं मिल रहे थे वो, बट वो नीट प्रेप के उसमें आए प्लेटफॉर्म में, तो वहाँ से तो काफ़ी सारे। सही सही सही। यार लास्ट के 1 महीने में क्या क्या तैयारी, क्या क्या मोड में चले गए थे आप लोग? तो बहुत ही रिगरस थोड़ा बताओ अपने अपने बारे में। मेरा तो इंटेंस ये रहा था कि मैं लाइब्रेरी जाती थी, तो मेरी लाइक अच्छा मैं आई विल गिव दिस अ टिप कि इफ़ यू कैन फाइंड अ कंपेनियन टू स्टडी विद, उसके लिए उसके ना बहुत अकाउंटेबिलिटी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसके थ्रू, अगर आपको कोई एक अच्छा पार्टनर मिल रहा है तो। तो आई हैड अ फ्रेंड, तो शी एंड आई वी यूज्ड टू प्रिपेयर, क्योंकि आप ही तो तब चली गई थी, तो वी यूज्ड टू प्रिपेयर टुगेदर। तो उससे बहुत अकाउंटेबिलिटी हो जाती थी, हम लोग साथ में बैठ के पढ़ते थे, तो डाउट्स वगैरह सॉल्व हो जाते थे।
तो ये रहता है कि एक तो फॉर्मूला रिवीजन डेली करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्म वो होते हैं रिएक्शंस, अब तो इतना सही। याद भी नहीं है, बट रिएक्शंस होते हैं वो अच्छे से डेली रिवाइज करने होते हैं, फार्मूलाज फिजिक्स के डेली रिवाइज करने होते हैं। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो होता है ना सीरीज़ वगैरह, वो डेली हाँ वो करना होता है रिविजन, ऑर्डर्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, आयनाइजेशन, वो डेली करना पड़ता है। तो ये था कि हाँ काफ़ी आपको स्टडी आवर्स लगाने पड़ते थे उस चीज़ के लिए। तो आपने जो पढ़ा है ना उसको किसी तरह आपको कंसोलिडेट करना है, पूरे साल आपने जो पढ़ा है उसको आपको वो पढ़ना है बेसिकली। तो आपका जो पहले के मंथ होते हैं उनमें आप ऐसी वो कुछ बनाओ, जैसे फॉर्मूला बुक बना रहे हो, ताकि आप एंड टाइम पे आप उसको रिवाइज करो। पूरी प्रिपरेशन आपको ऐसे करनी है कि आप एंड टाइम पे आपके लिए आसान हो जाए वो करना। तो मैंने तो फॉर्मूला बुक बनाई थी फॉर फिजिक्स, तो उसको डेली रिवाइज करती थी, पूरी फॉर्मूला बुक रिवाइज करना। और बायोलॉजी में ये था कि डेली का टारगेट सेट कर लेती थी कि इतने चैप्टर्स, क्योंकि एंड में आते आते थोड़ा जल्दी होने लगती हैं चीज़ें, तो वो टारगेट सेट कर लेते थे कि 5 चैप्टर्स हैं उनकी रीडिंग लगानी है। और ऑर्गेनिक में सारे रिएक्शंस एक जगह लिखे हुए थे, नेम रिएक्शंस खासकर से, तो वो एक जगह लिखे हुए थे, उनको रिवाइज करना है। एंड इनऑर्गेनिक में वही ऑर्डर्स सबके सारे एस ब्लॉक पी ब्लॉक है, उनके सल्फाइड्स के कंपाउंड्स के ऑर्डर सारे लिखे हुए थे, तो एंड टाइम पे तो वही रिवाइज करना और है। टेस्टिंग भी बहुत, हाँ लास्ट के end 1 में मंथ में तो तो test, फुल मॉक टेस्ट, बहुत फुल सारे मॉक हैं। टेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब full वीकली syllabus। वन एक नहीं, सॉरी नहीं, मॉक नहीं। टेस्ट दे रहे थे लोग अभी तक। अब अप्रैल 1 को हम लोग बैठे हैं जी एंड वी आर नॉट मेकिंग यू एनी फूल। हाँ नहीं जो ठीक है। एक्चुअल में किया है वही बताएंगे हाँ, ऑब्वियसली। आज के दिन पे लास्ट का कर भी मंथ सकते हैं। मतलब अगर मैं सोचूं मेरा जब 1 अप्रैल होगा मैंने क्या स्ट्रैटेजीज रखी होंगी, तो मतलब एक तो ये इस टाइम पे ना इतना प्रेशर रहता है, आपको हर चीज़ पे डाउट होने लगता है। मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या मेरे इतने ही आएंगे नीट में, मुझे ये याद नहीं आ रहा, अगर जब भी नहीं आया तो मतलब आप हर चीज़ ना थोड़े नेगेटिव जोन में थोड़े जाने लगते हो, इस टाइम पे ऐसा लगता है। तो आप मॉक टेस्ट का ये है कि आप अभी आपको अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से उसको वो करना है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप डेली भी दे सकते हो, बट मैं तो कहूँगी एक दिन छोड़ के एक दिन आपको रिव्यू के लिए, क्योंकि जितना मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है उतना ही उसको रिव्यू करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिव्यू करना, क्योंकि जब तक आप रिव्यू नहीं करोगे आपको अपनी वीकनेसेस नहीं पता चलेंगी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर, कि आपको अपनी वीकनेस पता चले, जो आपकी थोड़ी थोड़ी बीच में कुछ प्रिपरेशन रह गई है उसको आप कंप्लीट करें, तो वो आपको मॉक टेस्ट में रेट्रोग्रेड रिवीजन तो आई थिंक बेस्ट है। मॉक टेस्ट करो फिर रिवाइज करो, रात दिन कि आप पहले पूरा रिवाइज कर रहे हो फिर मॉक टेस्ट दे रहे हो, इट्स बेटर कि आप फुल मॉक टेस्ट दो एंड देन रिवाइज करो, एक दिन छोड़ के एक दिन दो, देन एंड के 15 डेज में आप डेली भी दे सकते हो, आपकी प्रिपरेशन है विद। मैं पूरे पीवाईक्यू जो पेपर्स आए हुए थे उनको भी देती थी, तो मैंने उनके क्वेश्चंस किए हुए थे, बट ये था कि उसमें क्या आप बिना देखे कर पा रहे हो, बिना किसी हेल्प के आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट पेपर्स में, तो यही मेरा लास्ट का तो यही रहा था। रिव्यू से एक ये बात याद आई कि रिव्यू जब कर लो तो रिव्यू नोटबुक बनाते हैं हम लोग कि हाँ मिस्टेक नोटबुक, तो उसको भी फिर साथ साथ में रिवाइज करना होता है रिव्यू नोटबुक को, फिर उससे जो आपको टॉपिक लगे कि हाँ इस टॉपिक के क्वेश्चंस हो नहीं पा रहे हैं, फिर आप उस टॉपिक पे यू कैन गो बैक और उसको फिर आप पढ़ सकते हैं। तो इंस्टेड कि आप पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ रहे हैं, जस्ट गो टू द टॉपिक जो नहीं हो पा रहे हैं उनका रिव्यू कर लिया, वो ज़्यादा बेटर है। बेस्ट है यार, बेस्ट हाँ है, ये ये तो बेस्ट है। तो टाइम भी सेव होता है उस चीज़ से, और फिर उसके बाद ये भी रहता है कि वो सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाते हैं जो जो वीक होते हैं। मॉक टेस्ट तो आपकी प्रिपरेशन का ऐसे आईना है, मिरर है, रिफ्लेक्शन है, मतलब आपकी प्रिपरेशन किस हिसाब से चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है एक ही टॉपिक से या एक ही टाइप के क्वेश्चंस आपके बार बार गलत हो रहे हैं, हाँ ऐसा बहुत होता है, चाहे आप मतलब उसको देख भी लो कर भी लो लेकिन फिर से गलत हो रहा है, तो आपको देखना है कि वहाँ ऐसा क्या है कि आप नहीं कर पा रहे हो, कि आप मतलब क्या स्ट्रैटेजी फिर आपको लगानी है, वो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट मतलब मैं कहूँगी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो ना, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। मॉक टेस्ट तो इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन। फिर आपको रियलिटी चेक नीट में जाके ही मिलेगा। नीट इज द फाइनल मॉक टेस्ट। फिर ना आपको मतलब आप इतने मॉक टेस्ट दोगे ना, आपको नीट फिर ऐसे लगेगा इट इज वन ऑफ द मॉक टेस्ट, आपको प्रेशर फील नहीं होगा क्योंकि आप इतना ज्यादा उस प्रेशर में मतलब बार बार दे चुके हो ना, तो नीट का प्रेशर आपको थोड़ा कम लगेगा उससे, मुझे ऐसा लगता है इट्स वन ऑफ द मॉक टेस्ट ऐसा लगेगा। तो मॉक टेस्ट से फिर एक चीज़ पे आ जाता है कि क्लासरूम टेस्ट सीरीज आप लोगों ने इंटरप्ट की ज्वाइन करी, आपने कहीं और भी क्लासरूम के ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नीट प्रेप को तो मैंने ऑनलाइन ही किया था सारे टेस्ट में, उसको प्रिंट आउट लेके करती थी, ओएमआर फिलिंग वगैरह प्रॉपर टाइम एनवायरनमेंट में प्रिंट आउट लिया, ओएमआर वो पापा ले आते थे उसकी पूरी प्रिंट आउट्स, और वो तो बिल्कुल उसी एनवायरनमेंट में बैठकर हम एक दूसरे के साथ भी दिया है, हमने एक दूसरे को अकाउंटेबल रखे कि हम चीटिंग ना करें, तो उस हिसाब से भी किया है, तो वो भी बेस्ट है। बाकी हम लोगों ने ऑफलाइन भी ज्वाइन किया। बाकी ये कह रहता है कि आप स्ट्रैटेजी सबकी देखते हो, बट लाइक मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, अपने हिसाब से भी देखो कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट फिट कर रही है, आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो एक चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, अभी जैसे अप्रैल में हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं,
तो क्रूशियल टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है। अभी के टाइम पे नीट 2025 के बच्चों को दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार अब मेरा 1 मंथ है, वो तो खैर ये पॉडकास्ट देखेंगे भी नहीं, बट एक जो है कि 12th क्लास के बच्चे जो अभी आए हैं, जिनको एक 11th क्लास में रियलिटी चेक मिल गया कि भैया बहुत गंदी धुनाई हो चुकी है, अब पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। और एक वो बच्चे जो भी एकदम फितूर में आ रहे हैं कि 10वीं क्लास पास करिए, बायोलॉजी लेंगे और वो सब चीज़ों में, ठीक है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ है जो हम कह रहे हैं कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? और दूसरे की स्ट्रैटेजी कॉपी करना, टॉपर ने क्या बोला, टॉपर के इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, टॉपर की चीज़ें थोड़ा अपने उसमें टू द पॉइंट कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी टीचर ने टाइम टेबल बना के दे दिया तो सिर्फ उसी को फॉलो कर रहे हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है अपने से कस्टमाइज करना चीज़ों को और अपनी स्ट्रैटेजी बनाना? कस्टम मतलब मुझे ऐसा लगता है सबकी ना मेंटल वो अलग होता है, मेकअप ऐसे बोल सकते हैं। किसी को एक बार पढ़ के वो चीज़ याद हो जाएगी, किसी को बार बार वो 2-4 बार, चाहे टाइम उनको एक बार में वो बहुत मे बी 2 आवर्स लग रहा है उसको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने में एक बार में। एक होता है जिसको 2 आवर्स में 2-3 टाइम्स वो पढ़ेगा तब उसे याद होगा। मेरे साथ ये है, मुझे एक चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ता है तब मुझे जाके वो चीज़ याद होती है। लेकिन मुझे ये खुद ही रियलाइज़ हुई, मतलब ये चीज़ सबको अपना पता होता है कि उसके लिए अगर मैं ये सोचूं कि मतलब उसको एक बार पढ़ के याद हो गया, मुझे क्यों नहीं हो रहा, मैं उसमें चली जाऊँ कि मतलब वो इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट है, मैं नहीं। बट मुझे पता चला कि हाँ मेरे लिए तो कुछ और ही चीज़ वर्क कर रही है, हाँ, जिसने मेरी हेल्प की, जिस चीज़ ने कि मैं 2-3 टाइम्स रिवाइज करूँ, मैं चीज़ें भूल रही हूँ तो मुझे कल का भी आज दोबारा रिवाइज करना है। तो वो तो आपको अपने मेंटल स्टेटस का पता होगा कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, आप भूल रहे हो या आपके लिए कौन सा स्टडी, आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन। मैं पर्सनली मतलब नाइट पर्सन थी, मैं रात में पढ़ती थी और सुबह में लेट तक सोती थी। दूसरा ये है कि फिर टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी आप अपने हिसाब से आपको सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे टॉपर्स बोलते हैं कि डेली टेस्ट अटेम्प्ट करो, दिन में 2-2 करो, ऐसे भी आपने भी किया था डेली। मतलब उनका सुन के आई ट्राइड कि चलो दिन में 2 दे के देखने, एक प्रीवियस ईयर दे दिया, एक दूसरा ऐसे ही नॉर्मल एक टेस्ट पेपर दे दिया। बट फिर ये रहता है कि हम मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं होती, फिर वो रिविजन नहीं हो पाता है अगर आप डेली अगर आप इतने टेस्ट दोगे तो। अभी के टाइम पे नया टॉपिक पढ़ना कैसा रहेगा? 1 महीना बचा है। आई डोंट सजेस्ट नया टॉपिक पढ़ना इस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं। जो पढ़ा है उसको ही अच्छे से करिए, मतलब जो पढ़ा है उसको एकदम उस पर होल्ड अच्छा होना चाहिए, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर होल्ड होना चाहिए अच्छा। बाकी कुछ अगर ऐसे है कि आपने पढ़ा है लेकिन फिर भी उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो आप उस चीज़ को ऑब्वियसली वो तो आपको करना ही पड़ेगा, उसको तो पढ़ना ही है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक है आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था लेकिन अब उसके क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल आप भूल रहे हो, उस चीज़ को आप रिवाइज कर सकते हो। बट ऐसी चीज़ कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, उसको वो देखना उसको करना, तो आई थिंक एट दिस मोमेंट जब 1 मंथ बचा है तो वो तो नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। सही। अभी काफ़ी सारे बच्चे 12th क्लास में आ रहे हैं। मैंने वो फितूर वालों को भी बताया कि जो 10th पास करके एकदम मजे में अब बायोलॉजी लेंगे, अब तो हो ही जाएगा, नीट हमसे ज़्यादा सीधा एम्स दिल्ली में लैंड करेंगे। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व हुआ भाई, अब तो पहुंच गए एम्स में, एम्स दिल्ली पहुंच जाएंगे। और कई सारे लोग ऐसे, जैसे आप लोगों को भी एडवाइस किया था, आपको भी एडवाइस किया था कि नहीं ड्रॉप लेके करो और वो सारी चीज़ें। नहीं उस ट्रैप में नहीं फंसना। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि स्कूल के साथ क्या आप लोगों ने नोटिस किया कितनी तैयारी की जा सकती है, प्लस कितने तैयारी में आपको जाना पड़ेगा इन 2 सालों में ताकि आप एक अच्छा रैंक लेकर आ सको, ताकि आपको अपनी पसंद का कोई कॉलेज मिल जाए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको 12th के बाद भी 2 साल देने ही हैं तो आप उसी टाइम पर 11th-12th में 2 साल देके अच्छे से उसमें प्रिपरेशन कर, रादर कि 2 साल आप पूरे दुनिया से कट हो गए हो। मतलब करना पड़ता है वो चीज़, आपको 2 इयर्स एकदम पूरा आपको डिवोट करना पड़ता है फॉर प्रिपरेशन। तो अगर आप उसी 11th-12th वाले फेज में आप कर सकते हो प्रिपरेशन तो वाई नॉट करो, मतलब अच्छे से उसी टाइम लग जाओ। थोड़ा सा है कि चलो ठीक है आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप स्कूल जाते हो, उसमें थोड़ा सा रहता है, बट ठीक है थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस तो चलती हैं, बट 11th-12th में अपना तो 100% देना चाहिए, कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल 11th-12th में गिव योर टाइम जितना दे सको, बट उसके साथ साथ ये है कि थोड़ा ना सोशल भी रहो, ऐसे नहीं बिल्कुल कट ऑफ भी मत हो। थोड़ा सा माइंड फ्रेश के लिए होने के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाइक मीट योर फ्रेंड्स जो मतलब थोड़ा सेम गोल शेयर करते हैं उनसे, तो आप सेम गोल भी, और लाइक मीट योर फ्रेंड्स इफ़ यू वांट लाइक वंस अ वीक या मतलब
वंस अ मंथ एटलीस्ट अपने फ्रेंड से जाके मिलो, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, आप अच्छे से फिर फोकस कर पाओगे। वरना एक नेगेटिव थॉट्स में इंसान जाता चला जाता है, वो चीज़ ठीक नहीं है। तो लाइक ईदर लाइक टॉक टू योर पेरेंट्स या टॉक टू योर सिबलिंग्स। मेरे लिए तो मतलब पेरेंट्स ही मेरे बहुत लाइक हमारे सपोर्टिव थे। तो लाइक कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने पेरेंट्स से शेयर करो कि लाइक मैं पढ़ रही हूँ, नहीं हो पा रहा है, तो गो टू योर पेरेंट्स या फिर योर सिबलिंग्स या फिर योर फ्रेंड्स ऑल्सो। इफ़ यू हैव गुड फ्रेंड्स तो फिर टॉक टू देम, तो अब अच्छा तो रहता ऑनलाइन इतने है। रिसोर्सेज हैं, इतनी गाइडेंस भी है। पहले नहीं होती थी, तो इसलिए जिसने जो बताया वो सही समझ के कर लिया। अब तो इतने ऑनलाइन, अब तो सबको पता होगा कि 11th-12th में अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है, इतने अच्छे अच्छे बैचेज आ गए ऑनलाइन है ऑफलाइन। तो आई थिंक 11th में स्टार्ट कर देनी ही चाहिए प्रिपरेशन, ड्रॉप का वेट नहीं करना हाँ। चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। सही। और अब तो मतलब ऑलमोस्ट नीट का क्लियर भी हो गया है कि वो 180 क्वेश्चंस ही आएंगे, अब तो वो 200 सेक्शन हाँ, भी नहीं तो आ रहा है। सेक्शन में भी नहीं आ चेंज रहा हो है। गया pattern। सही सही सही। तो अभी 10th क्लास से जो 11th क्लास में आ रहे हैं हमारे धुरंधर लोग, उनको क्या क्या एडवाइस देना चाहोगे आप दोनों अपनी अपनी तरफ से कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें? क्योंकि कुछ होंगे जो 1 महीने में ही अपनी पीक पे पहुंच जाएंगे, और कुछ होंगे जो बोलेंगे यार करेंगे, आराम से करेंगे, 2 साल है यार अभी। क्या क्या कहना चाहोगे दोनों के बारे में? बैलेंस होना चाहिए, अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट एकदम से पढ़ना शुरू कर, मैंने देखा है एकदम से पढ़ेंगे हाँ। फिर वो एक मतलब आप आपका ना एक वो हो जाता है, Saturation reach कर जाता है बहुत जल्दी। सैचुरेशन हो जाता है। तो टेक इट स्लो, 2 साल हैं आपके पास, उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब डेली कंसिस्टेंसी इज द की, मुझे ऐसा लगता है। ये नहीं कि एक दिन बहुत पढ़ रहे हो आप बहुत एकदम, और एक दिन आप बिल्कुल जीरो, ये तो बहुत बिल्कुल नहीं बढ़िया। करना। आपको डेली मतलब थोड़ा थोड़ा 2 आवर्स 3 आवर्स व्हाटएवर यू कैन गिव अपार्ट फ्रॉम कोचिंग एंड स्कूल, आप सेल्फ स्टडी को दे सकते हो। डेली डेली दो, रात दिन के एक दिन आप 12 आवर्स 14 आवर्स पढ़ रहे हो, एक दिन आप बिल्कुल ही मतलब छू भी नहीं रहे हो बुक्स को, तो वो सबसे गलत मुझे लगता है। कंसिस्टेंसी इज द की। फिर साथ में स्कूल भी चलता है तो आप 12 आवर्स तो दे भी नहीं सकते, वो मैक्स टू मैक्स 6 to 8 आवर्स ही आप निकाल सकते हो स्कूल के साथ। तो बस ये कि कंसिस्टेंटली करते रहो तो हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। मोस्ट प्रोबेबली Most probably। सही बात सही बात। भाई 25 लाख बच्चों ने पिछले साल दिया था, हाँ, और इस साल कितनों ने फॉर्म भरा है उसके हिसाब से देखते हैं भाई कितने बच्चे इस बार निकल के आएंगे कि कितनों ने इस बार एग्ज़ाम दिया है। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कंपटीशन है बहुत। ये जो एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला कंपटीशन है यहाँ पे। रिसोर्सेज के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। फिर हम्म। कॉन ये होता है कि फिर कंपटीशन बहुत बढ़ता है। सही। तो अच्छा ये भी बताओ, आप लोग एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा लोग कई बार ऐसा होता है, आपने ऑफलाइन एक कोचिंग में एडमिशन लिया था, हाँ। हालांकि वो ऑफलाइन हाँ, नाम की वो ही थी बट ऑनलाइन हो गई थी। हाँ। बट एक बात बताइए, कोचिंग सेंटर्स में कितना पुश किया जाता है आपको एनसीईआरटी के लिए? कोचिंग सेंटर्स में इतना पुश नहीं करते हैं, वो लोग अपने मॉड्यूल्स को ज़्यादा प्रमोट Modules को करते push हैं। करते हैं। बट आप एनसीईआरटी पे ही फोकस करो तो इट्स बेस्ट। तो एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। आता वो। मतलब एक चीज़ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे को नहीं पता है यार कि कैसे उसको आगे चल के पढ़ाई करनी है, कैसे नहीं करनी है, ठीक है। उसके सामने वो जो टीचर है वो भगवान है उसके लिए, बिल्कुल ठीक है। वो एकदम उसे बताएगा कि जो करना है वैसे करना है, और वो टीचर जो है वो बोलेगा नहीं मॉड्यूल सॉल्व कर लो हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस कई बार नहीं बताते हैं ऑफलाइन में टीचर्स। आप बच्चों को कैसे बताना चाहोगे कि किस तरीके से कितने टाइम तक एनसीईआरटी को पढ़ें, और कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस तो हमें पता है बट कितना पढ़ना ज़रूरी है उसको, बार बार कितना पढ़ें? फिजिक्स के लिए तो ये है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, इतना उसमें फिजिक्स में इतना थ्योरी रीड करने की ज़रूरत नहीं है बस एनसीईआरटी में। मॉडर्न फिजिक्स की आई थिंक मुझे लगती है थोड़ा हाँ, इंपॉर्टेंट है उसमें उसकी है। थ्योरी रीड करना। और साथ ही उसके जो चैप्टर्स में एग्जांपल्स वगैरह दे रखे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन बैक एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, वो भी उसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बिल्ड हो जाते हैं। केमिस्ट्री में भी आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी रीड करो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन वो थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती और फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड देन सेम विद बायोस में आपको पूरा अच्छे से एनसीईआरटी रीड करना है। लाइक बायो की एनसीईआरटी तो इज बाइबल, मतलब वो तो आपको पूरी पढ़नी ही है, वो तो रटनी है, एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए कि किस पेज पे क्या लाइन है। सही। तो वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टार्टिंग में जब बच्चे 11th में आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब मैं अपना भी कहूँ तो जैसे रेफरेंस बुक पढ़ लें कोई सी, हाँ। मतलब कुछ एक्स्ट्रा कर लें, क्योंकि टाइम उन्हें मतलब पता नहीं होता ना, ऐसा लगता है कि हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट मतलब अपोजिट चीज़ है, मुझे लगता है आप जितनी बार उतना टाइम आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़ने पर दो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियली ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो एनसीईआरटी इज द की, एनसीईआरटी पढ़ो। रेफरेंस बुक ठीक है, आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, किसी टीचर से भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको उस टॉपिक में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे थोड़ा सा पढ़ना है, तो ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ लो, लेकिन इतना नहीं कि आप अपनी एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट कर रहे हो। एनसीईआरटी को तो पढ़ना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है, 11th 12th की सब। एक चीज़ मुझे ये बताओ, इन 2 सालों में जब कोई बच्चा 11th या 12th में,
अपने स्मार्टफोन से कितना रिश्ता रखना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये सवाल। ओके मेरा तो ये था, कोविड था तो हाँ। स्मार्टफोन तो बहुत फिर इम्पोर्टेंट हो गया था, मतलब क्लासेस करनी है, सब कुछ ऑनलाइन, वो तो जूम है। पे, तो न्यू व्हाट्सएप फोन ग्रुप्स को, बन गए थे और वो हाँ सब फिर तो चीज़ें। सब कुछ व्हाट्सएप पे आ गया था, अवॉइड तो कर ही नहीं सकते थे स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा। बट मैं ये बोलूँगी अपने सोशल मीडिया डीएक्टिवेट रखो, मत इतना इन्वॉल्व हो तो बेस्ट है, वरना एडिक्शन बहुत गंदा, रील्स शॉर्ट्स बहुत गंदा एडिक्शन लगता है, तो उससे जितना अवॉइड कर सको करो। और फिर थोड़ा ये है कि पेरेंट्स का थोड़ा मतलब एक ना स्ट्रिक्टनेस रहती है, तो उससे भी थोड़ा बचे हुए रहते हैं, क्योंकि मेरे तो अगर मैं एक्टिवेट रहूँगी अकाउंट पे पता चल जाएगा बहन को, तो तो फिर डीएक्टिवेटेड टीम मिल गई। तो अवॉइड मतलब करो। अकाउंटेबिलिटी तो इम्पोर्टेंट है, किसी ना इम्पॉर्टेंट किसी का है, एक सुपरविजन होना ही हाँ चाहिए, मतलब सेल्फ इससे डिसिप्लिन होना नहीं हो चाहिए। पाता है, पता है खुद से थोड़ा, ये एज ऐसी होती है ना, सेल्फ डिसिप्लिन थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, हाँ थोड़ा सा किसी मुश्किल भी हो एज में जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता नहीं है। होता हाँ है ये तो भाई। है, थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट होते ही हो। तो मेरा तो ये है, जैसे 3 घंटे लोग लग के बैठ के पढ़ लेते हैं, मुझसे नहीं हो पाता, मैं तो मुझे ब्रेक्स चाहिए होते हैं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो लाइक फॉर मी, मैं अकेले बैठ के पूरे टाइम नहीं इतना पढ़ सकती। इंटरेस्टिंग। हाँ। थोड़ा और बताओ डिटेल में आप, हाँ। क्योंकि ये जो स्टडी पैटर्न है ना, स्टार्टिंग में तो कोई भी 1-3 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकता, नहीं तो पढ़ आप कैसे सकता। पढ़ते थे फिर? तो उसी के लिए फिर मैंने लाइब्रेरी, पहले तो स्टार्टिंग में आप ही रहती थी साथ में 11th-12th में, तो उस वजह से हो जाता था पढ़ाई। फिर बाद में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, तो वहाँ पे फिर मेरी फ्रेंड भी थी, हम दोनों साथ में पढ़ते थे, तो उससे फिर फोकस मेरा बनता था कि हाँ साथ में सब पढ़ रहे हैं तो फिर हम भी पढ़ रहे हैं, तो ये रहता था। बट अकेले पढ़ना हर किसी के लिए नहीं होता है। ब्रेक्स का थोड़ा सा बताइए, आप ब्रेक्स कैसे कैसे लेते थे, कितने टाइम पढ़ते थे, कितने टाइम में ब्रेक लेते थे? पोमोडोरो होता है ना टेक्निक, हाँ 50-10, तो स्टडी 50 मिनट्स, टेक लाइक 5 और 10 मिनट्स का ब्रेक, और फिर अगर आप 3 घंटे पढ़ लिए तो फिर आप एक लंबा सा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा फॉर लाइक खाओ पियो, उसमें थोड़ा टहल लो, तो ये हो जाता है। ये 5-10 मिनट के ब्रेक में क्या करते थे? वाटर ब्रेक, वॉशरूम, थोड़ा बातचीत कर ली, डाउट पूछ लिया कि अरे ये नहीं हो पा रहा है, ये बता दो, इस तरह से, बस यही रहता है इसमें, कुछ ज़्यादा फ़ोन मत देखने लग जाना उस ब्रेक में, वरना Okay. फिर वो 5 मिनट का ब्रेक 1 घंटे में बदल जाता है, पता नहीं चलता। मतलब मुझे लगता है थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करना चाहिए, जैसे आप कुछ एक आध चीज देख सकते हो, आई थिंक सो। हाँ बट देन रील्स मत चलाना। वेब सीरीज मतलब एंड में नहीं, बट ठीक है, थोड़ा सा अपने आपको माइंड हाँ। फ्रेश करना है तो एक कुछ इंटरेस्टिंग सी कुछ देख लो। हाँ मेरी भी चलती थी वेब सीरीज थोड़ी सी ना। वेब सीरीज चलती थी। थोड़ा बहुत, इतना साथ नहीं आप लोग कि बाद में सोच रहे हो कि स्टोरी क्या है और वो ठीक, सब, इतना हाँ। ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा क्या, अगर आप बोर हो रहे हो, ठीक है, आपको कुछ रिफ्रेशमेंट चाहिए, माइंड को रिफ्रेश करना है, हाँ, माइंड को रिफ्रेश करना है। टर्न ऑफ करने के लिए। अच्छा, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप मतलब थोड़ा रिलीजियस, मतलब थोड़ा स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी भी थोड़ी इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि इसमें। डाउट्स आते हैं, तो ये रहता है कि लाइक इफ़ यू आर प्रेइंग, तो ये हो जाता है कि अब तो मतलब एक सेटिस्फैक्शन, एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ मैंने इस चीज़ के लिए आई हैव प्रेड फॉर दिस, तो फिर कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता स्पिरिचुअल है। कनेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको पीस ऑफ माइंड भी important है। मिलता है उस चीज़ से, मुझे तो ऐसा लगता है ना, थोड़ा सा रहना चाहिए। बढ़िया। जी। जो भी आप फॉलो करते हो आप उसमें Whatever, जाके हाँ, आप बिल्कुल, बिल्कुल। आप जी। उसको थोड़ा सा, मतलब ऐसा है टाइम दो। कि आप टाइम दो उसको, बिल्कुल। थोड़ा सा, थोड़ा क्योंकि सा थोड़ी आप- शांति वगैरह मिल हाँ, जाती माइंड है। ऑफ, थोड़ा अपने पढ़ाई से आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हो, थोड़ा पीसफुल फील थोड़ा करते हो, peaceful थोड़ा feel पीस ऑफ करते माइंड हो। आपको मिलता है, तो वो सही चीज़ भी आई सही, थिंक बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज है। भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने बताई है हम्म, कि कोई चर्च जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई Exactly, मस्जिद बिल्कुल, जा रहा है, बिल्कुल। कोई मतलब साथ में बैठ रहा है। सही है सही है हम्म। सही है, वो चीज भी काफी क्योंकि ज्यादा इस चीज़ से आपका ना तो टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपको किसी और जोन आपका दिमाग नहीं जाता, मतलब आप कुछ और करोगे तो शायद आपका माइंड थोड़ा उस चीज़ में एंगेज हो जाए, पढ़ाई से हट जाए, जैसे सोशल मीडिया हो गया, जो भी ये चीज़ ऐसी होती है, इससे ना आपका पढ़ाई से दिमाग नहीं हटेगा, आप उस चीज़ से नहीं करोगे, बट आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, पीस रिलैक्स मिलेगा। वही। सही बात है सही बात है। एक बात आप लोग और बताइए कि शानिब आप बताइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए सवाल है। आप अपनी बड़ी बहन के साथ तैयारी करती थी, तो कितने साल आप लोगों ने एक साथ तैयारी करी? आई थिंक 2 years हाँ, साथ Two में years. then I पढ़े। dropped for a year, उसके बाद I ठीक took है। admission, तो जब भी थोड़ा थोड़ा तो I तो used to guide her, मतलब मैटर ऑफ फैक्ट मुझे बहुत आदत हो गई थी साथ में पढ़ने की, साथ में तो उसके बाद पढ़ने जब की। मैं एकदम अकेले मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझसे हुई भी नहीं थी पढ़ाई, क्योंकि रहता था कि एक गाइडेंस मिला रहता है, एक रहता है कि हाँ कोई देख रहा है तो फिर अच्छी पढ़ाई होती है। कुछ डाउट आता था फ़ौरन पूछ लिया, कुछ समझ में नहीं आ रही चैप्टर कैसे करना है, फ़ौरन पूछ लिया कि ये कैसे होगा, तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती थी। बट फिर उसके बाद तो फिर मैंने अकेले किया फॉर अ ईयर, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में इनिशियली, बट फिर मुझे आदत लग गई थी, फिर तभी मैं कॉल पे कनेक्टेड रहती थी कि हाँ कॉल करके पूछ लिया,
तो ये रहता था। फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, फिर उसमें इस बीच आपके साथ कोई घरेलू हिंसा हुई आपकी बड़ी बहन के द्वारा, कुछ ऐसे कुछ केसेस हुए हो? ये वाला टॉपिक भी नहीं आता तुझे, अभी तो पढ़ाया था मैंने। हाँ थोड़ा सा ही होता है, अभी ये तो पढ़ाया था, नहीं ये क्या कर रही है तू, मेरे को भी नहीं पढ़ने दे रही है। बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है जब ऐसा कुछ होता है कि मतलब ऐसा लगता है कि यार ये इतना इजी था, ये इससे क्यों नहीं आता, क्यों ये नहीं क्यों नहीं आता तो तुझे? फिर हाँ वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर वो इस पे उतरता था कि ये क्यों नहीं आता। ये होता था कि हाँ इसकी अभी तक ये भी नहीं किया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों नहीं किया अभी तक। बट फिर वो रहता है ना, कुछ टॉपिक मैंने भी बताए थे, कुछ टॉपिक एक्सप्लेन किए थे सिर्फ इरोनी, मतलब हाँ ये रहता है थोड़ा सा ना। मतलब ये भी होता है ना, Help सबका each पेस other अलग होता है, out. थोड़ा सबकी वही, स्पीड अलग होती है, तो आप अपने उससे मतलब मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मैंने कर लिया था, इसको भी होना हाँ, चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग करना टॉपिक सबके चाहिए। डिफरेंट रहते हैं, किसी का हाँ, कोई वही। टॉपिक स्ट्रॉन्ग रहता है, हम्म। किसी का कोई रहता है, तो वो चीज़ रहती है। एक को देख के आप दूसरा वो नहीं कर सकते। हेल्प ईच अदर आउट, हेल्प करो एक दूसरे की इंस्टेड काफी के। हेल्प। हाँ यार मतलब दो बहनें हैं यार, ये दोनों नहीं लड़ रही होंगी तो कौन लड़ रहा हो, मतलब लड़ाई भी क्या, लड़ाई भी बेचारे के साथ घरेलू हिंसा हुई होगी। नहीं नहीं, लड़ाई तो वैसे हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी। बताओ यार, तब क्या हिंसा होता नहीं था? होती थी, कैसा होता था? आर्ग्यूमेंट थोड़ा बहुत Argument हो जाता है। वही वो तो हिंसा में सिबलिंग्स आ में गया। वो ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हिंसक ही हो गया वो, हिंसक आर्गुमेंट। हाँ मेरा तो छोटी बहन भी है हमारी, तो उससे भी चलता है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, लेट्स कॉल इट एंटरटेनमेंट, इंटरेक्शन, जैसा तुम्हारे सीनियर्स तुम्हारे साथ इंटरेक्शन हाँ करते इट्स हैं। इंटरेक्शन। इंटरेक्शन, ओके। मेडिकल कॉलेज में जो इंटरेक्शन होता है ना, वो ये अपनी बहन के साथ करती थी। बढ़िया हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ठीक है, वो मतलब ऐसे सब चिल है। सब चिल है, चिल है, चिल है, सही है। अच्छा ये बताओ, जस्ट आस्किंग कि मतलब इसमें मतलब ऐसे सवाल पूछना पता नहीं ठीक है कि नहीं है, कितने ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके बच्चों ने तुमको फोन करके बोला कि अब तुम हमें दिखना मत कि इतना, जब घर में ऐसे कोई बच्चा अगर हाँ। कर देता है और तुम तो दोनों लोगों ने मिलके नीट क्रैक किया है, उसके बाद में रिश्तेदार के बच्चे ऐसे अंडरग्राउंड वगैरह हो गए कि यार क्या कर दिया इन लोगों ने ऐसे उन पे प्रेशर बना। डायरेक्ट तो किसी ने नहीं बोला ऐसा, बट बना अब हुआ उनके तो। घर में क्या चल रहा है वो तो नहीं पता होगा। बट अच्छा, लेकिन हमारे इसमें है कि हमारे कजन्स भी हैं जिन्होंने अच्छा। लाइक सेम इसी फील्ड में, ओके, कजन सेकंड कजन्स, तो उनसे बल्कि हमें मोटिवेशन मिला था कि अगर ये लोग कर रहे हैं तो Nice. फिर आई थिंक हम भी कर सकते हैं। तो ये एक था। कजन में फर्स्ट कजन मतलब साथ में हुआ है इन 2024। अच्छा। हाँ हाँ, वी बोथ गॉट इन सेम कॉलेज, नॉट सेम कॉलेज, सेम ईयर, डिफरेंट कॉलेजेस। तो था कि ओके ओके ओके। तो गाइस बढ़ते हैं फिर आगे हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं। अब ये तो थी भाई नीट की तैयारी की कहानी, ठीक है। यहाँ तक तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बातचीत हम लोगों ने करी है, ठीक है। अब जानते हैं कॉलेज का फर्स्ट ईयर, कॉलेज का सेकेंड ईयर, प्लस एक की क्लिनिकल पोस्टिंग्स अभी हो रही हैं, एक ही क्लिनिकल पोस्टिंग्स अभी चालू होने वाली हैं। कैसा है माहौल, प्लस फ्रेशर्स पार्टी के क्या माहौल रहते हैं भाई, जो इन दोनों के कॉलेजेस हैं। पहले वो जान लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस में दोनों हैं, उसके बाद कैसी कैसी फ्रेशर्स पार्टी होती है, मतलब कैसा माहौल रहता है मेडिकल कॉलेज में, इंटरेक्शन सीनियर्स के साथ कैसे होता है, सारी चीज़ें जानते हैं। प्लस ये तो अभी कर भी रही होगी अपने जूनियर्स के साथ इंटरेक्शन, तो कैसा रहता है चलो सब जानते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं अपनी मेडिकल जर्नी के बारे में आज बात करने के लिए? ओके, तो यार सबसे पहले सीनियर्स फर्स्ट। जी, तो तो मैं हूँ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में, तो आई एम इन सेकेंड ईयर। तो स्टार्टिंग में तो मतलब थोड़ा ठीक है, वो सीनियर्स का थोड़ा सा रूल्स है और वो सब तो वो तो रहता है, मेडिकल कॉलेज है, इंटरेक्शन काफी बढ़िया रहता है, रूल्स और वो थोड़ा रहता है, ठीक है, विश करना है वो सब, तो वो तो आई सही थिंक बात दे है। आर मतलब थोड़े से एटिक्वेट्स है, नॉर्मल हाँ, एटिक्वेट्स तो फॉलो करना है। इतना फॉलो तो करना ही इतना होता तो है। करना पड़ता है। सही है, सही है। बाकी हमारे कॉलेज में ऐसा बहुत ज़्यादा तो नहीं है ऐसा, मतलब कि किसी को किसी कोई भी कॉलेज में नहीं physical है। या मेंटल हाँ। या टॉर्चर वो सब तो होना भी नहीं चाहिए, वो तो बहुत नहीं है। पुराना हो गया, हाँ। अब नहीं, अब वो सब तो just नहीं थोड़े होता है, fun- interaction ज़्यादा interaction, होता है। fun interaction है थोड़ा, जो Fun करना चाहता है, interaction, जो मतलब हाँ। इस चीज़ में मतलब करना चाहता है, अपना विलिंग नहीं करना चाहता है, तो दे कैन। बाकी जिसको कोई प्रॉब्लम है तो नहीं करूँगा, तो वैसे नहीं है, बट सिंपल सिंपल। हाँ सिंपल था। बट आते हैं आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर पे, पहला दिन कैसा था कॉलेज में? पहले दिन तो ओरिएंटेशन था, पेरेंट्स भी गए थे, सब टीचर्स से मिले, सब टीचर्स ने वो अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बताया, तो थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ, लेकिन धीरे धीरे पता चला क्या है एनाटॉमी, क्या है फिजियो, क्या है बायोकेम। जब फर्स्ट इंटरनल जब हुए तब पता चला कि भाई इट्स नॉट इजी, खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। अब तक मतलब
फिर ऐसा लगने लगता है कहीं ना कहीं नीट की जो हमारा सिलेबस था वो इजी था, वो इजी था, ये बहुत मतलब मुश्किल तो है ही, बहुत वास्ट सिलेबस है, 19 सब्जेक्ट्स हैं पूरे ओवरऑल 5 इयर्स में, फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो वो भी उनको भी लर्न करना है, आर्ट स्पेशली सब काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं स्टार्टिंग में, तो और ऊपर से फिर सीनियर्स का भी थोड़ा सा रहता है, आपको थोड़े से नई जगह होती है, आप पेरेंट्स से दूर होते हो पहली बार, मतलब मेरा तो पहली बार था कि मैं अपने पेरेंट्स से दूर गई हूँ, हमेशा पेरेंट्स के साथ ही रहे, तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस था, हॉस्टल एक्सपीरियंस, न्यू फ्रेंड्स आपके बनते हैं, तो हॉस्टल एक्सपीरियंस तो शेयर्ड अच्छा रूम था। है या हॉस्टल में या सिंगल रूम है? स्टार्टिंग में तो हम 4 थे, बट अभी हम 2 मतलब शेयर्ड है 2। कैसा रहता है मतलब किसी और के साथ अपना रूम शेयर करना? हाँ, थोड़ा मतलब अलग एक्सपीरियंस रहता है आपको, मतलब हम्म। उनके उससे भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, अडैप्ट करना पड़ता है, बट फॉर्चुनेटली मेरे तो रूममेट्स बहुत अच्छे थे, ऐसा कुछ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई है, वो सब चीज़ें लोगों की नहीं, होती लड़ाई हैं, झगड़े but की होती है। मतलब थोड़ी सी हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ हो लोगों जाती हैं, किसी को किसी से प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आप कहीं एकदम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी कंट्री से आ रहे हो, एक साथ रह रहे हो, सही आपके बात। कितने डिफरेंसेस होते हैं, नॉर्मली अगर हम आपस में भी बात करें तो हमारी तक लड़ाई होती है, जबकि हम एक साथ रहते हैं, और कोई एक ऐसा इंसान जो दूर से आया है उसके साथ आपको एडजस्ट करना है, उसके साथ रहना है, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी आपको, बट ये कि सामने वाला मतलब समझ ले, हम थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, तो चल जाता है, बन जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपका कैसे चल रहा है अभी? मैं जीएमसी बुलंदशहर में हूँ, तो हम्म। मेरे तो सीनियर्स नहीं है अभी, तो हमारा इतना कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं है, आप भी बट सीनियर हो? हाँ, बट स्टिल हमारे जेआर्स वगैरह रहते हैं, तो लाइक अहम रूल्स तो ब्रह्मास्मि। हाँ, तो लाइक रूल्स तो फॉलो करने होते हैं, सही। सारे रूल्स फॉलो करने तो होते हैं, अभी तो तुम्हारे यार एसआरस वगैरह, अभी जेआर और एसआर हाँ जो होंगे उन्हीं, वो सीनियर्स हाँ होंगे वो तुम्हारे। हमारे सीनियर्स हैं, हमारा इंटरेक्शन उन्हीं से होता है फिर, सही। बट फिर भी इतना नहीं होता, अगर आप सेम हॉस्टल में रहते हैं तब ज़्यादा होता है इंटरेक्शन, बट लाइक जब हॉस्टल में अकेले रहते हैं तो फिर मतलब पीसफुली रहते हैं हम लोग आराम से। तुम बताओ यार, तुम अपनी बहन के जाने के बाद पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रही थी, अब जब तुम्हें एकदम घर से अलग जाके रहना पड़ रहा है, क्या माहौल है तुम्हारा? घर से दूर रहना थोड़ा सा, आप ना इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो अपने हिसाब से फिर देखना पड़ता है अपने, मतलब एक ही रहता है कि घर पे तो आपको हर चीज़ बनी नहीं, मतलब हर चीज़ हाँ मिलती है, भोजन वहाँ का पे क्या सिनेरियो रहता है? बहुत, नहीं मेस का खाना सब भागते हैं उससे, फिर तभी तो ये तो इसीलिए मैंने बुलंदशहर में लिया, लाइक पास में थोड़ा, वो कि हमारा घर होम आ जाओ टाउन में वीकेंड बुलंदशहर ही पे, है, तो थोड़ा सा मतलब वहाँ ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं। तो उसी दादा दादी के पास जाके आराम से। खाना खा लिया, तो मेस का खाना सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है आई थिंक, हॉस्टल लाइफ का इज मेस फूड फॉर मी नाइस। पर्सनली, बाकी तो लाइक रूम में रूममेट वगैरह एवरीवन इज़ वेरी नाइस, कुछ ऐसे प्रॉब्लम है नहीं, बट ये खाने का प्रॉब्लम इज़ मेजर। खाने का प्रॉब्लम मेजर है, दैट इज कंसिस्टेंट फॉर all colleges, All- not just medical colleges, for all colleges in India. हाँ That's यूनिवर्सल consistent. प्रॉब्लम है ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम नहीं, यूनिवर्सल नहीं। तो यूनिवर्सल नहीं है मे बी ये अपना एशिया में हाँ। ये खाली अपना एशिया में। सही है, सही है। अच्छा, तो अब आप लोग मुझे ये बताओ, फ्रेशर्स के पहले तो व्हाइट कोट सेरेमनी के बारे में बताओ यार, अपनी अपनी। वाइट तो सिंपल सी हुई थी एकदम, टीचर्स ने मतलब वाइट कोट दिया था बस ऐसे सिंपल सा ही। ये रहा व्हाइट कोट, जाओ कल पहन के जाना है, ऐसे। नहीं बनाया था, ऑब्वियसली बनाया था उन्होंने, हाँ, तो मतलब वो Nice. तो थोड़ा आप ना उस चीज़ के लिए ऐसा वेट करते हो कब वाइट हाँ। कोट सेरेमनी होगी, आपको वाइट कोट मिलेगा, तो वो तो मच अवेटेड मोमेंट था, खुशी होती है आपका वाइट कोट पहनते हो इस टाइम पे, तो वाइट कोट obviously सेरेमनी इज जैसे- फन, तब लगता है कि हाँ ठीक है अब आए हम इस फील्ड में, जब व्हाइट कोट मिल जाता है। सेरेमनी में स्टेथोस्कोप भी मिलता है, ऐसा नहीं, नहीं, हमारे तो college मिला में- था क्या? हमारे कॉलेज अच्छा नहीं मिला। अभी स्टेथोस्कोप तुम लोगों को अपना अपना मिल गया है क्या? मतलब वो अपना जैसे अभी फर्स्ट ईयर में थोड़े से प्रैक्टिकल्स हैं क्लिनिकल में, तो थोड़ा सा तो अपना अपना हम लोगों ने लिया है, किया है स्टेथोस्कोप। तो बाकी ऐसे- लैब में जाते हैं तो उन लोग के पास होता है, अवेलेबल रहता है। तो स्टेथोस्कोप से पहली बार जब आप सारी चीजें करते हो तो कैसा लगता है, मतलब कि अच्छा लगता है इसकी धड़कन आ रही है, इसकी धड़कन नहीं ओह, सुनाई दे रही है, अरे ये तो मर stethoscope। चुका है, पर ये खड़ा कैसे है? हाँ, लोग अभी उस लेवल पे अभी तो नहीं पहुंचे हैं, अभी देखते हैं क्या होता है आगे। मुझे फर्स्ट स्टेथोस्कोप तो मेरे फादर ने गिफ्ट किया था जब सिलेक्शन हुआ था। नाइस। हाँ, वो तो एक मतलब वो रहता है ना कि स्टेथोस्कोप से ऐसा लगता है कि हाँ अब आप बन गए हो डॉक्टर। स्टेथोस्कोप चाहे अभी कुछ काम नहीं है उसका, अभी हाँ। आपको यूज करना भी नहीं आता उसको, क्या उसका यूज है कैसे करते हैं, बट ठीक है रखा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। सही बात। अच्छा, तुम फिजियो से अब एमबीबीएस में आए हो,
क्या फ़र्क है पढ़ाई में, किस तरीके की ट्रेनिंग में फ़र्क फर्स्ट रहता ईयर है? में तो ये सब्जेक्ट्स थे, एनाटमी था, फिजियो भी था, हम्म। बायोकेमी था, वहाँ पर फिजियोथेरेपी में। उसके अलावा वहाँ मतलब थोड़ा बेसिक्स था, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं था कि यहाँ पर तो पूरा ज़्यादा ही कॉन्सेप्चुअल हर चीज़ होती है। वहाँ पर थोड़ा ऊपर ऊपर से हर चीज़ की, एनाटमी थी, फिजियो, बायोकेम, तीनों सब्जेक्ट्स थे। उसके अलावा जो उसके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक एक्सरसाइज थेरेपी होती है, और भी वन मोर वाज देयर, लाइक आई एम नॉट, कोई बात नहीं। नाम। तो वो एक दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जो उसी के ही होते हैं, तो वो थे। बाकी वहाँ पर पहले आपको वो होता है, ओथ होता है, कैडेवरिक ओथ होता है, आपको हाँ। प्रॉपर बोलते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। सही। और बोलते हैं वेयर डेड टीचर्स लिविंग, तो एक आपको मरा हुआ इंसान एक जिंदा उनके हाँ, सिखा ये रहा तो है, है यार। मतलब यार आपको किसी ने अगर respect- अपनी बॉडी और साइंस के फिर वो लिए willingly devote कर दिया तो। willingly मतलब डोनेट किया है उनके उनके फैमिली के लिए, कितना मतलब डिफिकल्ट मोमेंट होगा वो, उसके difficult मतलब उनके लिए कुछ वो नहीं कर पा रहे हैं हम्म। लास्ट मोमेंट में, जो भी उनके Rights रिचुअल्स नहीं वगैरह रहा, होते हैं, rituals rights नहीं होते हैं। रहा। तो वो इसलिए हमें उनकी मतलब रिस्पेक्ट ऑब्वियसली करनी ही चाहिए बॉडी की, वो आपको खा रहे हैं, कर रहे हैं, विलिंगली डोनेट किया है उन्होंने। तो मुझे तो मतलब हमारे जो बॉडी थी, ही वाज अ ओल्ड मैन, एजेड अंकल थे एक, तो मुझे तो बहुत ही तरस आता था उन पर। आई फेल्ट वेरी इमोशनल कि मतलब ये भी इन्होंने डोनेट किया, इनकी फैमिली इनको छोड़ के गई है कि उस पर डिसेक्शन करो, और तो इट वाज अ लिटिल इमोशनल, बट ठीक है। और थोड़ा सा डर लगता है स्टार्टिंग में, बट आप यूज्ड हो जाते हो। नाइस। फॉर्मलिन की स्मेल से कितने लोग बेहोश हुए? I'm still waiting for that experience. मुझे मिला नहीं है अभी। बेहोश तो नहीं है, बट आंसू बहुत आते हैं, उसकी बहुत स्ट्रांग होती है स्मेल, बहुत स्ट्रांग होती है, तो आपको आंसू आने लगते हैं, मास्क वगैरह तो पहनना ही पड़ता है, तो स्मेल स्ट्रांग होती है। तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो गई ना? हम्म। कैसी है, कैसी जा रही है? स्टार्टिंग अच्छा था, पीडियाट्रिक्स थी, गायनी थी, न्यू एक्सपीरियंसेस से थोड़े रियल केसेस देखने को मिले, जो आज तक सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में ही पढ़ा है, वो रियल में आप देख रहे हो, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। एक बहुत मीम चलता है बहुत बढ़िया वाला, कि अगर कभी डॉक्टर्स जो है वो लॉकडाउन के टाइम पे बहुत चला था कि लॉकडाउन हाँ, वाले lockdown डॉक्टर्स वाले से अगर doctors। अगर अगर आप इलाज कराते हो तो अरे यार ये वाली क्लास तो ली ही नहीं थी। तो उसके कॉन्ट्ररी में मैं पूछना चाहूँगा कि जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जाते हो तो कितना कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है अपार्ट फ्रॉम योर बुक्स? बहुत मतलब मुझे लगता है वो वाली नॉलेज तो बहुत ही डिफरेंट रहती है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक्स। बहुत मतलब उसी से आप जब देखते हो ना, मतलब आपको उस चीज़ का मतलब समझ में आता है जो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, कि मतलब कोई पर्टिकुलर सिम्टम है, आप असली में मतलब ऐसा लगता है कभी आप उस चीज़ को शॉर्ट समझ रहे होते हो, बट आप जब रियलिटी में उसको देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये ऐसे मतलब प्रेजेंट होता है, ये ऐसे प्रेजेंट होता है, तो सही। तो होता है, बेहतरीन। करनी चाहिए ट्रेनिंग। बट सेकंड ईयर में मतलब थोड़ा ऐसा हो जाता है कि नहीं जाते हैं, सेकंड ईयर में इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं क्लिनिकल पोस्टिंग्स को, थर्ड ईयर से ज़्यादा उस चीज़ का थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सही। तो फ्रेशर्स कैसी रही दोनों की? अच्छी रही, it was nice. कैसी रही? हम अच्छी लोग रही? तो क्योंकि हमें तो फैकल्टी ने दिया, मतलब फैकल्टी हाँ। ने दिया था, फ्रेशर्स हमारे सीनियर्स तो है नहीं, तो इट वाज नाइस, मतलब ठीक था। स्पोर्ट्स वीक था, आई थिंक मेन वाज लाइक द वन व्हाट आई एंजॉयड वाज स्पोर्ट्स वीक बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, सारे स्पोर्ट्स वगैरह हुए थे, हम लोग को टीम्स में डिवाइड किया स्पोर्ट्स था। वीक के अंदर ही तुम लोगों को फ्रेशर्स दे दी गई? नहीं, आफ्टर स्पोर्ट्स वीक। ओके। हाँ, उसके बाद हमारे बढ़िया। फ्रेशर्स हुआ था, तो अच्छा हमारी था। फ्रेशर्स तो काफ़ी हैपनिंग होती है, अच्छी होती है, मेडिकल मतलब कॉलेज की फ्रेशर्स कैसी होती है? थोड़ा बहुत अच्छी होती है। आपको ड्रेस कोड दिया जाता है, गर्ल्स का ओह। अलग, बॉयज़ का अलग। गर्ल्स का मतलब थोड़ा फनी भी रहता है, कभी कभी हम फनी ही करते हैं उसको, थोड़ा जैसे मतलब? अतरंगी। मतलब अभी जैसे हमारा जो था वो तो येलो था पूरा, और जूनियर्स का क्या कहते हैं वो ग्रीन था, पैरेट ग्रीन हमने उनको दिया था ओह। पहनने के लिए, विद द टियारा जो उनको खुद बनाया था, उसका एक कॉम्पिटिशन था, टियारा कॉम्पिटिशन। तो थोड़ा फन रहता है, अच्छा रहता है, और कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डांसिंग कॉम्पिटिशन, इनफैक्ट रैम्प वॉक्स होती है, और मिस्टर फ्रेशर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब चीज़ें होती हैं। नाइस। हम लोग के पास तो फ्रीडम था, हम लोग जो चाहते थे पहन सकते थे, लाइक कोई सीनियर्स नहीं थे तो वी हैड दैट इंडिपेंडेंस। तो फिर कल देखा कि तब जब लोग फिर बन ठन के आए फ्रेशर्स में हाँ। कि ये हाँ, वो होता है थोड़ा। हाँ। तो क्योंकि आप it was fun. मेडिकल से मतलब आप क्लासरूम में जाते हो, आपको एकदम ऐसे कहा जाता है एकदम आप कुछ मेकअप के आप लिप ग्लॉस वगैरह नहीं लगा सकते हो, हाँ। लिपस्टिक भी नहीं लगा, बहुत आपको सिंपल होकर आता है, सही। आपको हेयर स्टाइल वगैरह हमारे लिए तो वी हैव यूनिफॉर्म फर्स्ट ईयर में, यूनिफॉर्म्स हैं, तो बिल्कुल एकदम हम लोग स्कूल के बच्चे बन के जाते हैं। हमें बोला जाता है नी लेंथ कुर्ती पहननी है, नो जीन्स, और शूज़ प्रॉपर होने चाहिए, कोई सैंडल्स वगैरह स्लिपर्स नहीं, क्लासरूम में आप जा रहे हो प्रेजेंटेबल जाना चाहिए। तो उसके बाद आप फ्रेशर्स में रेडी होकर जाते हो, तो ऑब्वियसली सब डिफरेंट लगते हैं। तो यार ये बताओ, फिर जब तुम लोग कॉलेज में गए हो, इतनी रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, तो कितने रूल तोड़े हैं तुम लोगों ने फिर उसके हिसाब से?
क्योंकि जब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है तब ज़्यादा रूल तोड़ते हैं लोग। सेकेंड ईयर में थोड़ा लीनियंट हो गया है, बट हाँ डांट लगती थी, सीनियर से डांट लगती थी कि ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों नहीं पहना हुआ है, बाल क्यों खोले हुए हैं, ये सब थोड़ा बहुत चलता है। तो इनएविटेबल होता है, सुनना पड़ता है, तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, आप कितना भी रूल्स फॉलो कर लो कहीं ना फिर कहीं। बुलंदशहर में इधर उधर के घूमने गए आप लोग, जैसे अकेले? फिरोजाबाद के पास आगरा है, हम्म। तो वहाँ चले जाते हैं लोग आगरा घूमने के लिए अगर जाना है। बाकी फिरोजाबाद में ऐसा कुछ इतना ज़्यादा हैंग आउट प्लेसेस नहीं है वहाँ, तो बहुत थोड़ी बहुत है। बट ये होता है कि दिल्ली इतना दूर नहीं है, तो मंथ में 1-2 बार तो आ ही जाते हैं, तो यहाँ पर घूम लेते हैं। खाना कितना एक्सप्लोर किया आप लोगों ने? नहीं, वहाँ तो कोई अच्छा नहीं है। कुछ नहीं था? जीएमसी बुलंदशहर में बहुत, मतलब वहाँ पे तो पूरा आसपास मार्केट है, और लाइक उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है हमारे कॉलेज की, तो आपको खूब रेस्टोरेंट्स वगैरह, नॉन वेज वेज सब ऑप्शंस बहुत मिल जाएंगे। हमारे इसका ड्रॉबैक ये है, वहाँ कोई कुछ नॉनवेज नहीं मिलता है, तो चलिए कुछ non-veg नहीं थोड़ा मिलता सा है, बढ़िया। हो जाता है, बट ठीक है, घर आ जाते बढ़िया, हैं तो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नॉनवेज नहीं मिलता है गाइस। बढ़िया। पर फिर यहाँ मिलता है। हाँ इधर बहुत अच्छा, आपको फूड ऑप्शन बहुत फिर अच्छे तुम मिल क्या आते जाएंगे। ही फिर जामा मस्जिद भाग जाती हो? नहीं, घर पे बनता है। घर पे भी बनता है। हाँ, ऐसे नहीं है, बट ये कि घर का तो खाना ही अलग होता है, वो तो घर का बात खाना कहीं तो नहीं घर का होती, खाना। वो तो बात कहीं नहीं होती, चाहे पर तुम्हारा तो घर का खाना वहाँ भी हो जाता होगा, क्योंकि दादा दादी वहाँ पर रहते ही हैं। मेरा नाना नानी रहते हैं। अच्छा, नाना नानी हाँ, रहते हैं। दादा दादी नानी। तुम्हारा भी तो बुलंदशहर के आसपास ही है। फिरोजाबाद फिरोजाबाद दूर है थोड़ा अलग है, आगरा थोड़ा साइड हो अलग है। जाता है वो, आगरा के पास। ठीक है, सही 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 सही। तो यार उसके बाद जब कॉलेज वगैरह, जब अब फर्स्ट ईयर हो गया, पहला दिन हो गया, वाइट कोट सेरेमनी वगैरह सारी चीज़ें कर ली, बट अब जो पढ़ाई की बातचीत है, कितना Constant. पढ़ना पड़ता है कॉलेज में जाके? कांस्टेंट स्ट्रगल है वो। कैसा रहता है? अभी कपिल सर भी पूछ रहे थे थोड़ा टाइम पे। अच्छा। नहीं, पढ़ना तो पड़ता है, मतलब थोड़ा बहुत सिलेबस बहुत है, आप एक टाइम पे आके मतलब एग्जाम्स में तो ऐसा हो जाता है कि आपको सोने को ही नहीं मिलता, ये मतलब बहुत ही हेक्टिक हो जाता है वो पूरा सिलेबस, और चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, उनके टर्म्स से थोड़ा हैबिट वो होने में, थोड़ा सा फैसिलिटेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट धीरे धीरे हो जाएगा, हो जाता है। धीरे धीरे तो हो ही जाएगा, बट फिर जैसे भी फर्स्ट ईयर हो गया। कैसे पढ़ाई कैसे करते हो? मतलब हॉस्टल में जाके किस किस तरह की पढ़ाई होती है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग एग्जाम से एक हफ्ता पहले पढ़ने बैठे हो, तो ऐसा भी होता है, बट कैसा आप लेक्चर्स वगैरह करे रखते हो, नोट्स वगैरह बना मेडिकल में एक दिन पहले पढ़ के नहीं होगा, आपको पहले से पूरा पहले से पढ़ना पढ़ना होगा। पड़ेगा, सिलेबस इतना कोई एक दिन वरना पहले नहीं पढ़ के पता। तो कुछ नहीं हो नहीं, सकता। एक दिन पहले पढ़ के तो फिर कुछ ही नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं, तो शुरू से ही पढ़ना पड़ता है आपको, स्टार्टिंग से लेकर चलना पड़ेगा, बट कभी कभी हो जाता है नहीं, बैकलॉग हो ही जाता है, नहीं पढ़ पाते आप इतना ज़्यादा, तो कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है, मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते, पहली बार आपको झटका लगता है कि हाँ आप फेल भी हो सकते हो एग्जाम से। मतलब जब फर्स्ट इंटरनल में का रिजल्ट आया तो ऑब्वियसली बहुत लोग फेल थे, बहुत ही मतलब पास बहुत कम होते हैं इंटरनल्स में, तो मतलब ऐसा शॉक लगता है कि आप अभी तक इतने अच्छे अच्छे स्कोर करते आ रहे हो, मतलब टॉपर ऑफ योर स्कूल और ऐसे, और यहाँ पर आके आपकी मतलब स्कोर इतना डाउन हो जाता है, तो बहुत शॉकिंग होता है, बहुत शॉकिंग होता है वो, आप एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बट अब जाके सेकंड ईयर तक आते हैं तो थोड़ा सा हैबिचुअल हो गए हैं मार्क्स से, गंदे गंदे स्कोर से, तो ठीक है। कुछ नई आदतें तुम लोगों ने बनाई है अदर देन स्टडीज? तो आपको कॉलेज लाइफ और पूरा अकेडमिक्स एक साथ में बैलेंस करना है। पहले तो सिर्फ अकेडमिक्स था, इतना सोशल लाइफ इतनी थी नहीं, बट यहाँ पे यू हैव टू बैलेंस दोनों। तो आपके वो होते रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, Extra curriculars। एक्स्ट्रा करिकुलर्स सबको लेना चाहिए पार्ट, हम लोगों ने लिया था, पोस्टर मेकिंग, स्पोर्ट्स में रेसेस होते हैं, और जितने भी स्पोर्ट्स में सबको लेना चाहिए, पढ़ाई से अलग भी लेना ही चाहिए। नाइस नाइस। कितना आप लोगों को छूट मिलती है ये सब काम करने के लिए? छूट इन द सेंस मतलब कि जैसे मान लो एक टाइम था जब आपको सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, उसके अलावा कुछ भी करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट बट आप उतना अपने ऊपर ही हो, मतलब हाँ। आपको अपना ही खुद ही देखना है कि आप कितना टाइम दे सकते हो, अगर आप पढ़ भी रहे हो, मतलब बैलेंस हो सकती है यहाँ पर चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ को टाइम दे सकते हो बस, दूसरी चीज़ नहीं कर सकते हो, या किसी एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ग्रेट। आप दोनों चीज़ को बैलेंस अच्छे से कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, और अपने कोई बैडमिंटन है या कोई भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, तो हॉबीज़ को फॉलो करने का ही बेस्ट टाइम है। मुझे लगता है हाँ, कॉलेज टाइम इज़ द बेस्ट टाइम कि अपने हॉबीज़ को परस्यू करो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो शनेब, हादिया, बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने हमको टाइम दिया और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। कोई फाइनल एडवाइस जो आप दोनों देना चाहते हो अभी जो नीट के एस्पिरेंट्स जो भी अभी आए हैं तैयारी करने के लिए, या जो 12th क्लास में भी हैं, उनको देना चाहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, आप बोलो। आई विल से डोंट लूज होप,
ये मत कम मार्क्स आए कितने भी आए, ये मत सोचना कि नहीं मेरा होगा नहीं। हम्म, कुछ नहीं पता होता एंड टाइम पे उसमें क्वेश्चंस क्या आ जाए, क्या पता वही टॉपिक्स आ जाए जो आपको आते हो, क्या पता आपको 2 सही। टॉपिक्स आते हो उसी में से क्वेश्चंस आ जाए। हम्म, तो होप मत लूज़ करना, करते रहो चाहे कम मार्क्स आते रहे, इट्स फाइन। नीट में उस एंड टाइम में क्या आपका स्कोर क्या डिफरेंस आ जाए नहीं पता रहता। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, नीट वाले दिन ज़्यादा मत सोचो और पढ़ते रहो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहो। अगर आपके किसी टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, एक दिन दो उसमें रोने के लिए, फिर वो रोना ख़त्म करके रिव्यू करो और फिर पढ़ने लग ये जाओ। तो मतलब Great. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का, पेशेंस तो लूज करना ही नहीं करना है, नहीं। जो कि आई थिंक बहुत मतलब लूज हो जाता है कभी कभी, बट मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि पेशेंस तो आपको बना के रखना है, क्योंकि एक उसमें आपके मॉक टेस्ट में कम आते हैं, आप एकदम वो फील करने लगते हो अगर मेरे नीट में भी कम आए हैं, मतलब उस टाइप से मत फिर उस चीज़ से उठकर करना, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है कि आप उससे कैसे उठ के वापस अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, कर रहे हो। फिर उसी टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको पेरेंट्स से सपोर्ट और पेरेंट्स सिबलिंग्स की सपोर्ट तो तरफ से। मतलब मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि सब बहुत पेरेंट्स के लिए क्या क्या एडवाइस है यार तुम दोनों के लिए? सब पेरेंट्स का सपोर्ट इज एवरीथिंग, मतलब वो अगर बिलीव नहीं करते हाँ। हमें तो शायद मेरा भी जो कॉन्फिडेंस था वो रिगेन नहीं हो पाता, जो एक साल की प्रिपरेशन मतलब छोड़ दी थी छोटी-छोटी- उसके बाद छोटी छोटी चीज़ में हेल्प करना, कोई डिस्ट्रैक्शन है वो बता दिया कि ये डिस्ट्रैक्शन, तो वो उसका ऑब्वियसली सोल्यूशन निकाल लेते थे कि ऐसे, या कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें, सुबह में उठाना, तो वो पेरेंट्स में छोड़ के सो गए कि मम्मा उठा दीजिएगा सुबह में इस टाइम, तो वो मम्मा उठाती थी, तो मतलब एक अकाउंटेबिलिटी रहती है, उनको पता रहता है कि हाँ क्या कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सा वो रहता था कि हाँ अगर हम ज़्यादा सो गए तो ऑब्वियसली मम्मा डांटेंगी या तो पेरेंट्स का तो बहुत सपोर्ट रहता है छोटी छोटी चीज़ में। पापा ही ऑब्वियसली जैसे कुछ मार्क्स कम आते थे, कुछ स्ट्रैटेजीज, तो ऑब्वियसली उनके साथ बैठ कर ही करते थे कि अब ये करना है, ये मॉक टेस्ट करने हैं, या तो वो तो पूरा उसमें प्रिपरेशन में उनका साथ रहा है, इस टाइप से पूरा स्ट्रैटेजाइज करना सब कुछ। बढ़िया 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 बढ़िया, ग्रेट यार, ग्रेट, काफ़ी मज़ा आया आप दोनों के साथ बात करके एंड होपफुली बहुत सारे बच्चों के अब डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, बहुत सारे। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जहाँ पर इनकी जगह पे बैठे होंगे इनके पापा मम्मी और हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। क्या पता आप उनका पॉडकास्ट पहले देखें, इन लोगों का बाद में देखें, और ये तो डिपेंड करता है पूरी तरीके से मतलब मेरे ऊपर और एडिटर के ऊपर, कौन सा वाला पॉडकास्ट एडिट कर लेंगे हम लोग। बाकी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इन दोनों के साथ बात करके, और अगर आप लोग भी नीट की तैयारी करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। आराम से आप लोग नीट की तैयारी करो टेंशन फ्री होके, और बाकी सारी चीज़ें तो आप लोगों को बताइए। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और लड़ते रहो। थैंक यू।